सर, सावन का महीना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। सेहत के रूप में ये इतना खास क्यों है हम सबके लिए? जी, जिसने 12 महीनों में सावन का महीना सही तरीके से जी लिया, उसको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। सर, अगर सावन के महीने की बात कर ली जाए तो इस महीने में कौन कौन से जो रोग हैं उनकी भी संभावनाएं जो बढ़ जाती हैं? जी, गुरुजी कहते थे कि जो गंभीर रोग किसी भी आदमी को होते हैं, उनका जन्म उस व्यक्ति को हमेशा बारिश के महीने में ही होता है। सावन के महीने में कौन सा ऐसा फूड है जिसको हम सुपर फूड कह सकते हैं? अगर आप भोजन और दवा दोनों किसी चीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हो सावन के महीने में, तो वो शहद है। ये भी कहते हैं कि सावन में जो दूध है वो मना है, नहीं पीना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है? ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि पचने में भारी है, वो अगर आप खाएंगे तो वो निश्चित ही आपकी जो जठराग्नि है उसको डिस्टर्ब करेगी। खान पान के साथ अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, सो लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए? कि एक तो व्यायाम नहीं करना, कारण पसीना ढंग से क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, और एक खास चीज कि दिन में सोए नहीं। नमस्कार, 3 पल्स आयुर्वेदा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अक्सर ही आपने अपने घर में बुजुर्गों से सुना होगा कि सेहत की चाबी सावन के महीने में छुपी है। ये आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक बिश्नोई मौजूद हैं, जो विश्व विख्यात नाड़ी वेदा और आयुर्वेद के विद्वान हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं सावन के महीने में किस तरह का खान पान और रहन सहन किस तरीके का होना चाहिए। उनसे आज हम इसी के बारे में ख़ास बातचीत करेंगे। सो स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, सावन का महीना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसको हेल्थ के रूप में देख लें तो सेहत के रूप में ये इतना खास क्यों है हम सबके लिए? जी, गुरुजी जब हमें पढ़ाते थे जी, तो उस समय वो कहा करते थे कि जिसने 12 महीनों में सावन का महीना सही तरीके से जी लिया, उसको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। वो जो आपने ये स्टार्टिंग में जो बात कही कि सावन में सेहत की चाबी है, वो अक्सर कहा करते थे। तो जब हम पढ़ते थे सोचते थे कि गुरुजी इतनी जो बड़ी बात है वो सिर्फ 1 महीने को लेकर ही क्यों बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था शायद ये रिलीजियस जो ज़्यादा महत्व है इसलिए है। लेकिन जब ग्रंथों का गहन अध्ययन करने लगे तो चरक संहिता सूत्र स्थान 6 में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ था। तो वो पढ़ के समझ आया कि क्यों सावन का महीना खास है। आचार्य चरक वहां पर लिखते हैं कि वर्षासु अग्निबल क्षीणे कुप्यंती पवनादया। अब इन्होंने एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के अंदर ऐसी कुछ शरीर के अंदर गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से शरीर में जो आपकी जठराग्नि है, जो पेट में जठराग्नि है, शरीर की जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, ये सभी इस वर्षा ऋतु के समय सबसे कम स्तर पे होती है। अच्छा सर। यानी 12 महीनों के सबसे कम स्तर की जठराग्नि आपको बारिश के महीने या खासकर सावन के महीने में मिलती है। तो यहाँ पर जैसे ही अग्नि क्षीण होगी तो भोजन का पाचन डिस्टर्ब होगा। जी। भोजन का पाचन डिस्टर्ब होगा तो धीरे धीरे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगेंगे। जी। जिसको आप आम कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में। आम एक शब्द है आयुर्वेद में। आम वो खाने वाला आम नहीं उसको फ्री रेडिकल बोल सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। आयुर्वेद की लैंग्वेज में उसे आम कहते हैं। ये आम जो है ये शरीर के अंदर किसी भी जगह जाकर जब रुक जाता है वहां से बाहर नहीं निकलता। ये अगर सिर्फ जो धमनियां हैं उनमें जाना स्टार्ट होगा तो वहां पर माइग्रेन करेगा। जी। अगर ये पूरे शरीर में फैला हुआ होगा तो ये डायबिटीज करेगा, स्किन डिजीज करेगा, बहुत सारी बीमारियां ये आम करता है। जी। तो इस आम को वर्षा ऋतु में नहीं बनने देना पेट के अंदर,
यानी पेट में भोजन सही तरीके से पचे, जी। इस बात का खास ख्याल हमें बारिश में रखना है। जी। इतना सा इस लाइन का कहने का भाव है। अब वो कहते हैं कि कुप्यंती पवनादय। कुप्यंती पवनादय का मतलब क्या होता है कि तीनों दोष एक साथ से कुपित होते हैं। जी। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जी। कहीं 12 महीनों में, 6 ऋतुओं में, कहीं किसी ऋतु में ये नहीं लिखा हुआ कि तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं। सिर्फ एक बारिश का जो 2 महीने हैं या खासकर सावन का महीना है, तो ये जो बारिश की ऋतु है इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर्वदोष प्रकोपणम वर्षासु सर्वदोष प्रकोपणम, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। सर, अगर सावन के महीने की बात कर ली जाए तो इस महीने में कौन कौन से जो रोग हैं उनकी भी संभावनाएं हैं जो बढ़ जाती हैं? जी, गुरुजी कहते थे कि जो गंभीर रोग किसी भी आदमी को होते हैं उनका जन्म उस व्यक्ति को हमेशा बारिश के महीने में ही होता है। भले लक्षण उसको कभी भी पता लग रहे हो, लेकिन जितनी भी गंभीर बीमारियां उनका जो बीज है वो बारिश की ऋतु में ही शरीर में पड़ता है। इसका कारण ये है कि अग्नि सबसे ज्यादा कम होती है और वहीं से सारे रोग शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी गंभीर बीमारियां हैं उनकी शुरुआत वर्षा ऋतु से होती है। फिर उसके बाद जो छुटपुट बीमारियां खासकर बारिश में होती हैं, जिनमें बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, नजला है, जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो हैं, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। फिर एक बहुत खास बीमारी है एसिडिटी। ये सबसे ज्यादा आपको जो है वो बारिश के महीने में मिलेगी। एसिडिटी इतनी सिग्निफिकेंट बाकी किसी महीने में हमें नहीं होती जितनी सावन के महीने में होती है, या बारिश के दोनों महीनों में, सावन और भाद्रपद दोनों महीनों में जो है वो बारिश की ऋतु है। तो लेकिन खासकर सावन इसलिए माना जाता है क्योंकि सावन के महीने में वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है और इसका जो मेन इफेक्ट है वो सावन में ज़्यादा होता है। सर, हम भोजन को जिंदगी मानते हैं कि भोजन जीवन है। सो सावन के महीने में कौन सा ऐसा फूड है जिसको हम सुपर फूड कह सकते हैं जो हमारे लिए एक दवा के रूप में भी काम करेगा? जी, अगर आप भोजन और दवा दोनों किसी चीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हो सावन के महीने में, तो वो शहद है। सावन में क्लेद स्वभाव से बढ़ता है। अब क्लेद क्या होता है? शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स हैं वो 3 प्रकार से, 3 मार्ग से बाहर निकलता है। पहला जो स्थूल मल है जिसको हम स्टूल बोलते हैं, सेकंड जो है वो यूरिन है, थर्ड जो है वो स्वेद या स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं। अभी जो स्वेद है इससे शरीर का एक प्रकार का मल बाहर निकलता है या टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, इसको क्लेद बोलते हैं। स्वेद शरीर से क्लेद को बाहर करता है। अब इस बारिश के महीने में विशेष रूप से अगर आपने देखा हो तो पसीना रुक जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पसीना रुक जाता है। तो ये रुका हुआ पसीना या क्लेद शरीर के अंदर गंदगी बढ़ाता रहता है। ऐसे हार्मफुल केमिकल जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं उनको शरीर से बाहर हो जाना चाहिए स्वेद के या स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते बारिश की ऋतु में। बारिश में पसीना ढंग से नहीं आता, तो पसीने को साफ करने के लिए उन्होंने कहा आप जो शहद है उसका यूज करो। जी सर, आपने बताया जो शहद है वो सुपर फूड है, लेकिन अगर शहद की बात कर ली जाए तो उसको हमने नॉर्मल पानी में लेना है या हम गुनगुने पानी में ले सकते हैं या फिर ठंडे पानी में मिला के पी सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो लोग खासकर शहद के साथ में गलत करते हैं। शहद को गर्म करके काम में लेना आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही गलत है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है उष्णाय मधु मरणाय, यानी गर्म किया हुआ शहद शरीर के अंदर हानिकारक है। तो इसलिए गुनगुने पानी में नहीं लेना, गर्म पानी में नहीं लेना, ठंडे पानी में भी नहीं लेना। सिंपल जो नल का पानी है, टैप वाटर है, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, उसमें शहद लेना है। और खासकर आचार्य चरक ने कहा है पान भोजन संस्कारान प्राय क्षुद्रान्वितान भजेत, यानी दिन में 2-3 बार आप शहद का सेवन कर सकते हैं। जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भी, भोजन करने के पहले भी, सुबह खाली पेट, रात को सोते
सोने से पहले, तो ये सारे टाइम में 2-3 बार आप जो है बारिश के महीने में आधा चम्मच शहद नल के पानी में, जो सिंपल टेम्परेचर नल का टेम्परेचर का पानी है, यानी रूम टेम्परेचर का जो पानी है, टैप वाटर है, उसके अंदर घोल के आप ले सकते हैं। सर, अभी हम सुपर फूड की बात कर रहे थे, लेकिन सुपर फूड में हम दूध को भी शामिल करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि सावन में जो दूध है वो मना है, नहीं पीना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है? देखो, आयुर्वेद जो है वो पथ्य को हमेशा किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से देखता है। आयुर्वेद में जैसे नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं कि ये फलानी चीज जो है वो सुपर फूड है, इसको सभी खा सकते हैं। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के तासीर के अनुसार क्या चीज कब खानी चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो सावन में हमने बात की पहले कि अग्नि क्षीण होती है, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि पचने में भारी है, वो अगर आप खाएंगे तो वो निश्चित ही आपकी जो जठराग्नि है उसको डिस्टर्ब करेगी, पेट को ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, इससे कब्ज होगी, एसिडिटी होगी और बहुत सारी बीमारियां इससे शुरू हो जाती है। इसलिए लोग इसको रिलीजियसली जोड़ के और ये कहते हैं कि सावन में दूध भोलेनाथ को अर्पित करें, खुद ना पिएं, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे तो भोलेनाथ जो है वो स्वयं अग्नि स्वरूप है। तो उनके कहने का भाव यह है कि इतना भारी हो जाता है दूध सावन में कि उसे सिर्फ भोलेनाथ ही पचा सकते हैं। ये ब्यूटी है हमारे परंपराओं की, ये ब्यूटी है हमारे रिलीजन की, ये ब्यूटी है हमारा जो कल्चर है उसकी, कि उन्होंने जो सेहत की जो बड़ी सुंदर बातें हैं उसको उन्होंने रिलीजन के साथ गूंथ दिया ताकि लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहे। जी। सो सर, हमने सावन में क्या खाना चाहिए उस पे बात की है, सुपर फूड की बात की है, पर कुछ ऐसा भी है जो सावन में नहीं खाना चाहिए? खासकर भारी चीजें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। दही भी सावन के महीने में बंद कर देना चाहिए। भाद्रपद में आप दही खा सकते हैं। दूध जो बंद नहीं कर सकते वो कम से कम सावन में तो बंद करें और आगे भाद्रपद में थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक आता है फ्रिज का पानी। कई लोगों को पूरी गर्मियां, चाहे बारिश भी हो, उनको फ्रिज का पानी बहुत ठंडे टेम्परेचर का चाहिए होता है। उनको नजले की प्रॉब्लम जरूर होगी। उनको आगे चल के और वात नाड़ियों की, या जिसको हम कह सकते हैं कि कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है वो होने की पूरी संभावना रहती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो लोग बारिश के महीने में पीते हैं उनको माइग्रेन हो सकता है, उनको सर्वाइकल पेन हो सकता है, उनको घुटने में पेन की तकलीफ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए फ्रिज का पानी ना पिए। उसके बाद जौ का सत्तू बहुत सारे लोग खाते हैं, तो बारिश में सत्तू नहीं खा सकते। फिर मिर्च मसाले जो हैं वो सारे मना है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या तेल तली हुई चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भोजन की नहीं आप यूज़ कर सकते। जितनी भूख है उतना ही खाएं, यानी खासकर मोटे मोटे तौर पे पेट की भूख का ध्यान रखें। जैसी भूख है, जितनी भूख है उतना ही खाएं। भूख से ज्यादा बिल्कुल ना खाएं और जो भूख लगी है तो जरूर खाएं। ये बारिश का मोटा मोटा तौर पे एक सिद्धांत है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि रूटीन में क्या खाना चाहिए। एक तो गेहूं, साली चावल, और जो हिमाचल के रेड राइस आते हैं या ब्राउन राइस, जिनको लाल शाली धान बोलते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं बारिश के टाइम में खाने के लिए। फिर जौ का आटा, ये बहुत अच्छा होता है। फिर शहद तो हो ही गया। फिर इसके अलावा सूप, दाल, ये सारी चीज़ें खानी है। लीफी वेजिटेबल्स हमें नहीं खानी, लेकिन बाकी हरी सब्जियां जैसे कि घिया, तोरी, लौकी, टिंडे, परवल, कद्दू, पेठा, ये चीज़ें हम जो है वो सावन के महीने में खा सकते हैं। लेकिन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं हम नहीं खा सकते। खान पान के साथ अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, सो लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए? लाइफस्टाइल के अंदर जो चीजें नहीं करनी वो ये हैं कि एक तो व्यायाम नहीं करना, कारण पसीना ढंग से
क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी जी। हल्की एक्सरसाइज जरूर करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम जाना, बहुत ज़्यादा भार उठाना, ये चीज़ें बारिश के महीने में छोड़ देनी चाहिए। कारण यह है, एक तो शरीर के अंदर बल कम होता है, दूसरा बारिश की ऋतु में स्वभाव से वात दोष का प्रकोप होता है। ये जो वात दोष है ये आपको कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर करता है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए ज़्यादा भार ना उठाएं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन ना करें, और एक खास चीज़ कि दिन में सोएं नहीं। बारिश के महीने में दिन में सोना नहीं है, ये एक सबसे खास बात कही है। अब ये सारे लोग ये मान नहीं सकते, जिनकी सोने की हैबिट है वो नहीं रुक सकते, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि सोफा पे नैप ले लेना चाहिए, या टेबल पे चेयर पे बैठे हैं तो वहाँ पर नैप ले लेना चाहिए, बेड पे सोना नहीं चाहिए। तो ये एक तरीका है बारिश के महीने में। और जो सूती कपड़े हैं वो पहने, नायलॉन के वस्त्र न धारण करें, भारी कपड़े ना धारण करें, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे बचें। इस टाइम में सिंथेटिक कपड़ों से बचें, सूती कपड़े रखें और हल्के कपड़े इस समय शरीर पर धारण करें, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है। आज हमने सावन के महीने में रहन सहन और खान पान से जुड़ी हुई बातें आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो कार्यक्रम है, ये इंटरव्यू बेहद पसंद भी आएगा, और इसको सुनने के बाद आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपके मन में पैदा होंगे। सो आप हमारे सामने अपने वो सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर अशोक बिश्नोई के साथ हम बातचीत करके आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और आयुर्वेदा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल 3 पल्स आयुर्वेदा उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।